Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are going to discuss the inorganic question of the examination, spot test number 13 which was held on 22nd April 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. Question number first जो inorganic का है 152, question number 152. In forming N2 to N2 plus, O2 to O2 plus, the electrons are removed respectively from. इसमें एमओटी के अनुसार जो एमओटी का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसके अनुसार पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन किससे निकाला जाएगा. तो मुझे पता है कि अप टू नाइट्रोजन एलिमेंट तक याद रखें कितने लोग इसको 14 नंबर ऑफ एटॉमिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, जो कि गलत है. हम क्या बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन के बेस नाइट्रोजन हो, अप टू नाइट्रोजन एलिमेंट N2 2 माइनस हो, 16 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी हम लोग इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन को फॉलो करेंगे. तो अप टू नाइट्रोजन तक और ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, देखो इसे जल्दी बनाने के लिए 1s2 2s2 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इसको 8 इलेक्ट्रॉन कवर करता है, इसको हटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको खत्म कर दो. सिग्मा 1s से लेकर सिग्मा स्टार 2s तक 8 इलेक्ट्रॉन है, खत्म कर दो इसको. पी में आओ, 2p सेकेंड पी में आओ. तो सेकेंड पी में नाइट्रोजन के लिए पहले होता है पाई 2px पाई 2py, इसके ऊपर होता है सिग्मा 2pz, इसके ऊपर जाता है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और इसके ऊपर जाता है सिग्मा स्टार 2pz. लेकिन O2 में ए वाला उल्टा हो जाता है, ए वाला यहां पे सिग्मा 2pz पहले आएगा और उसके बाद आएगा पाई 2px पाई 2py और उसके बाद ए सेम रहता है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz. इसमें N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होता है. तो 8 क्या बताए, सिग्मा 1s से लेकर सिग्मा स्टार 2s तक 8 इलेक्ट्रॉन को हटा दो, 9 से काउंट करो, 9 से भरना शुरू करो. 9 10 11 12 13 14 हो गया. ऑक्सीजन में आओ, 16 इलेक्ट्रॉन है, 8 हटा दो, सिग्मा 1s से लेकर सिग्मा स्टार 2s तक 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16. अब इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसमें अगर N2 से N2 प्लस बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो एक इलेक्ट्रॉन किससे निकालेंगे, बोलो सिग्मा 2pz से, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है. और इसमें किससे निकालेंगे, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py से, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py से निकालेंगे. वही पूछ रहे, देख लो. नाइट्रोजन से निकालेंगे सिग्मा 2pz से और इसमें निकालेंगे पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py से. इसलिए 152 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 55. ClF3 molecule, the lone pair occupy equatorial position to minimize. Cl का शेप टी शेप होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड द लोन पेयर ऑक्युपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन. लोन पेयर कौन सा पोजीशन को ऑक्युपाई करता है, इक्वेटोरियल पोजीशन. लोन पेयर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और बल्कि ग्रुप वांट्स टू ऑक्युपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन. क्योंकि लोन पेयर के पास स्पेस ज्यादा होता है, तो एक तो इसमें लोन पेयर रिपल्सन मिनिमाइज हो गया और दूसरा में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी कम हो जाता है. तो लोन पेयर रिपल्सन भी कम होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी कम होता है. इस वजह से इसमें दोनों फैक्टर काम करते हैं. लोन पेयर रिपल्सन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन दोनों मिनिमाइज होता है. इसलिए इसमें 155 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 158. The relationship between first, second and third ionization enthalpy of each group 13 element. देखो इसमें कुछ नहीं सोचना है, ग्रुप 13 एलिमेंट हो, ग्रुप 14 15 17 XYZ कोई भी एलिमेंट हो, उससे मतलब नहीं है. द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस. क्या है कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस.
इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्टर, चाहे फैक्टर कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं हो, कुछ भी हो, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे चार्ज क्या आएगा? प्लस। पॉजिटिव चार्ज आने से इसका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पॉजिटिव चार्ज इसके बाकी सभी इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपने तरफ खींच के रखता है, बाकी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसके लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें और ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए हमको। इसका I1 है, इसका I2 है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए I3 देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खर्च होगा एनर्जी, क्योंकि +2 चार्ज आने से जेड इफेक्टिव और बढ़ गया है। प्लस चार्ज सारे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ स्ट्रांगली खींच कर रखेगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। इसलिए सारे एलिमेंट का XYZ कुछ भी एलिमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ेगा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, इस बात को याद रख लेना है। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे कम फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। देखो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। 158 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 161, द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर इज XeO3, Xe डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और शेप इसका ट्रायगोनल पिरामिडल होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ट्रायगोनल पिरामिडल बिल्कुल सही है। XeF2, Xe F 3 लोन पेयर, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, लीनियर शेप होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगा। लोन पेयर वांट्स टू ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन, तीनों लोन पेयर को हम लोग इक्वेटोरियल पे डाल देंगे, बाकी ये फ्लोरीन बच जाएगा, लीनियर शेप होगा इसका। सही है, ये भी सही है। sp3d विथ लीनियर। XeOF4, Xe डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। एक जेनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d2 हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन शेप डिटरमिन करते समय लोन पेयर को ढक लेंगे तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। sp3d2 विथ स्क्वायर पिरामिडल। sp3d दे दिया है, स्क्वायर पिरामिडल तो दिया है लेकिन sp3d नहीं, sp3d2 होगा इसका, एक गलत दे दिया है, एक गलत है, एक गलत है मैच। XeF6 है, तो Xe 3 4 Xe F एक और F है, एक और लोन पेयर बचेगा, तो एक गलत स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। इसका पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगा। याद रखिएगा कि sp3d3 अगर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में अगर एक लोन पेयर है तो इक्वेटोरियल पे जाएगा, अगर 2 लोन पेयर है तो बोथ एक्सियल, और 3 है तो 2 एक्सियल पे एक इक्वेटोरियल पे। इसमें एक ही लोन पेयर बचेगा, XeF6 में लोन पेयर एक ही बचेगा तो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, बाकी सब जगह फ्लोरीन चला जाएगा। तो इसलिए इसका जब शेप निकालेंगे तो एक तो ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है लेकिन ऑक्टाहेड्रल में परपेंडिकुलर होता है, थोड़ा सा टिल्टेड है, ट्विस्टेड है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये सही है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, एक गलत है। इसका स्क्वायर पिरामिडल तो सही है लेकिन sp3d नहीं, इसका sp3d2 होगा। तो इसलिए 161 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 165, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ये नाइट्रोजन ग्रुप का है, नाइट्रोजन के हाइड्राइड का बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप घटता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो Kb वैल्यू का ऑर्डर होगा NH3, PS3, ASH3, SbH3। देख लो डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, तो 165 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
167 द केमिकल फार्मूला फॉर आयरन 3, देखो आयरन 3 है हेक्सासाइनो CN6 आयरन, इसके ऊपर चार्ज +2 गिवन है, +2 -4 सॉरी -6, पूरे पे चार्ज -4 आएगा, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -4 आएगा। जब फार्मूला लिखते हैं तो चार्ज को हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं, क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, तो चार्ज इंटरचेंज कर लेंगे तो इसके ऊपर चार्ज 4 आ जाएगा, इसके यहाँ एटोमिसिटी 4 आएगा और इसका चार्ज इसके पास चला आता है, तो FeCN6 होल थ्राइस। ऐसे इस कंपाउंड का नाम है प्रोशियन ब्लू, भी इसी को बोलते हैं प्रोशियन ब्लू, या इसको फेरीफेरोसाइनाइड भी बोलते हैं, फेरीफेरोसाइनाइड भी बोलते हैं। तो 167 का सही ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 170 170 द कलर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेटेड आयंस। अच्छा, इक्वेटेड आयंस से डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। डी ब्लॉक में एक चार्ट गिवन है, उसके तहत एक पूछा गया है, इसके शॉर्ट ट्रिक भी है। DNF ब्लॉक का जो वीडियो बनाया है उसमें आप देख सकते हैं। जैसे Fe+3 का कलर येलो होता है, निकल +2 फेनी ग्रीन कलर का, Fe+2 एंड Ni+2 फेनी ग्रीन कलर का होता है, तो ये ग्रीन हो जाएगा। कॉपर +2 ब्लू होता है, कॉपर +2 इज ब्लू इन कलर। Zn+2 कलरलेस होता है, D10 होता है इसलिए कलरलेस होता है, और कलरलेस को हम लोग व्हाइट भी बोलते हैं कभी कभी, देख लीजिए कौन सा है। Fe+3 येलो होगा, ये तो रेड दे रहा है, एक गलत है, ब्लू नहीं, येलो सही है, Ni+2 ग्रीन सही है, Cu+2 ब्लू सही है, Zn+2 व्हाइट या कलरलेस दोनों, इसलिए 170 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। फेनी भी ग्रीन होता है, Fe+2 Ni+2 दोनों ग्रीन होता है, फेनी ग्रीन होता है। कुकर ब्लू कलर का होता है, कुकर CO+2 ब्लू कलर का होता है। इसको CO+2 CO+3 का ब्लू पिंक भी देता है, CO+2 CO+3 का कलर ब्लू पिंक भी देता है। ठीक है, तो ब्लू से भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 170 का सही कलर होगा 3। Fe+3 का कलर येलो होता है, Ni+2 का ग्रीन होता है, Cu+2 का ब्लू होता है और Zn+2 का व्हाइट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 173 ये सर्शन रीजन का क्वेश्चन है। यह ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल वैलेंसी, बिल्कुल सही है। ट्रांजिशन मेटल्स हैव लार्ज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS2 एंड N-1, बिल्कुल गलत है। इसमें तो वेरिएबल वैलेंसी शो करने का कारण यह होता है कि इसके NS और N-1D के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, डेल्टा इन दोनों के बीच में कम है, इस वजह से इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन आसानी से होता है और ये अपना दोनों एक दूसरे में वैलेंसी मतलब दोनों अपना बॉन्ड बनाने में यूज कर सकते हैं। अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में काम ही नहीं ले सकते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन में काम नहीं ले सकते फिर बॉन्डिंग में उसका यूज नहीं कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, इसलिए लोग हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट एक साथ कर सकते हैं और इस वजह से इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी होती है। तो ये गलत है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। 173 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ KMnO4, एम यहां पे कैपिटल होगा, KMnO4 अकर्स इन एसिडिक मीडियम। Fe+2 से Fe+3 बिल्कुल सही है। KMnO4 का Fe+2 में एसिडिक मीडियम में ले लेंगे तो ये खुद रिड्यूस होगा Mn+2 में और आयरन को Fe+3 में रिड्यूस करता है, H2O भी रिलीज करेगा। ये सही है, Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज करेगा। आयोडाइड टू आयोडेट ना, ये गलत है। आयोडाइड को किस में, अगर सेम रिएक्शन करवाए आयोडाइड को H+ में लेकर तो ये क्या दे देगा, आयोडीन देता है। एल्कलाइन मीडियम में, फ्रेंडली एल्कलाइन में आयोडेट देता है, एसिडिक में I2 देता है, ये गलत हो गया। थायोसल्फेट ना, ये भी गलत है। थायोसल्फेट को भी H2O3 2- भी अगर KMnO4 लेंगे तो न्यूट्रल या फ्रेंडली एल्कलाइन में एक खुद MnO2 बनता है और इसको SO4 2- में डाल देता है। लेकिन अगर इसको एसिडिक में लेंगे, KMnO4 को अगर थायोसल्फेट ले लेंगे और एसिडिक मीडियम लेंगे तो Mn+2 में खुद जाएगा और इसको S4O6 2- बना देता है, सल्फेट नहीं बनाता है। सल्फेट न्यूट्रल या एल्कलाइन में बनाता है। नाइट्रेट टू नाइट्राइट, ये तो रिडक्शन हो रहा है, गलत है। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में नहीं बदलता है, गलत ऑप्शन है। तो सही कौन सा होगा 176 का, फर्स्ट।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 179, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो और डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करे। तो देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए जनरली क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए। ठीक है, तो देखते रहे। कोबाल्ट +3 है, F माइनस यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होगा, कोबाल्ट +3 के लिए वीक फील्ड होगा। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये पता होना चाहिए। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नहीं तो इसको लिख के देख सकते हैं। अगर D0 से D3 तक है तब तो इनर ऑर्बिटल होगा, या फिर D8 से D10 तक है फिर भी इनर आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा, सारे के सारे इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द लिगेंड। D0 से D3 तक सारे के सारे इनर ऑर्बिटल है, और D8 से D10 तक सारे के सारे आउटर ऑर्बिटल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, नेचर ऑफ द लिगेंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये किसके लिए बात बोल रहा हूं मैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल के लिए D0 से D3 तक सारे के सारे इनर ऑर्बिटल, D8 से D10 तक सारे के सारे आउटर ऑर्बिटल, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द लिगेंड, चाहे कुछ भी हो। तो ये तो है नहीं। कोबाल्ट +3 में क्या हो जाएगा, D6 होता है, 3D6 होता है, 3D6 में तो वैलिड होगा नहीं, इसलिए आउटर ऑर्बिटल होगा। Fe+3 है, तो Fe+3 में क्या हो जाता है, D5 होता है, और ये वीक फील्ड लिगेंड है। जब वीक फील्ड लिगेंड तो कौन सा होगा, आउटर ऑर्बिटल होगा। ये भी गलत है। मैंगनीज है, Mn+3 है, Mn+3 में क्या होता है, D4 होता है। तो D4 नहीं, D3 तक, D4 से तो फिर पेयरिंग करना पड़ेगा ना, 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए, 1 2 3 4, एक तो पेयरिंग करवाना पड़ेगा ना। और Cl- यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं करवा सकता है, इसलिए भी आउटर ऑर्बिटल है। कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 के लिए C2O4 ऑक्सीजन डोनर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है, और यहां पे पेयरिंग करवाएगा। ये D6 है, जब पेयरिंग करवाएगा तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, और उस केस में ये डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, इसलिए यही एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और यह डायमैग्नेटिक भी होगा, क्योंकि D6 है। जब पेयरिंग करवाएगा, D6 का पेयरिंग करवाओ 2 ऑर्बिटल खाली करवाने के लिए, 1 2 3 4 5 6, देखो ये पेयरिंग हो गया, 2 खाली हो गया, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसलिए इनर ऑर्बिटल भी होगा। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट +3 के लिए ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऑक्सिलेट एक स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है, और इस वजह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और डायमैग्नेटिक होगा। तो 179 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 182, द डीप ब्लू कलर प्रोड्यूस्ड ऑन एडिंग एन एक्सेस ऑफ अमोनिया टू कॉपर सल्फेट ड्यू टू द फॉर्मेशन। देखो कॉपर सल्फेट, कॉपर +2 में एक्सेस NH4OH डाल दो, एक्सेस, तो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है अमोनिया का, NH3 का होल 4 +2 चार्ज के साथ, और इसी का कलर होता है डीप ब्लू। डीप ब्लू ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। देखो एक कुछ रिएजेंट होते हैं, ये सॉल्ट एनालिसिस में भी काम देता है। कुछ रिएजेंट होते हैं, जैसे में एक हो गया NaOH एक्वस, एक NH4OH हो गया, एक KCN हो गया, और एक Ki हो गया। इसका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, किसके साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, किसके साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एम्फोटेरिक मेटल के साथ सॉल्युबल बनाता है, NH4OH सारे डी ब्लॉक वाले के साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा अमोनिया का, एक्सेप्ट आयरन मैग्नीज और मरकरी, आयरन मैग्नीज और मरकरी को छोड़कर ये सारे डी ब्लॉक वाला, इसमें आयरन मैग्नीज और मरकरी एक्सेप्शन में नहीं है, इसमें सारे डी ब्लॉक बनाएगा। और Ki वाले में पी ब्लॉक का बनाता है और साथ में मरकरी का बनाता है, डी ब्लॉक वाला नहीं बनाता है, तो इसलिए इसको याद होना चाहिए सब। ये बहुत अच्छा चारों रिएजेंट होता है। तो डीप ब्लू कलर कौन देगा, CuNH3 का होल 4 +2 चार्ज आ जाएगा। इस पे चार्ज सेम होता है, चार्ज सिर्फ एक चेंज करता है KCN के साथ रिएक्शन करने पे। कॉपर +2 का अगर KCN से रिएक्शन करवाएंगे ना, KCN के साथ, तो पहले तो बनता है CuCN का होल ट्वाइस, लेकिन थोड़ा देर खड़ा रहेंगे ऑन स्टैंडिंग तो इट विल कन्वर्ट इनटू CuCN का PPT दे देता है। और जब इसका एक्सेस ऑफ KCN डालेंगे तो Cu+1 में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज 4 होता है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो कि सॉल्युबल होता है वो। तो देख लीजिए कौन बनाता है। कॉपर का +2 में अमोनिया के साथ 4 कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 6 नहीं होता है, इसलिए 182 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 185,
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड इन द एलिमेंटल स्टेट। तो देख लो इसमें जो मेटल होगा मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। आर्सेनिक मेटलॉइड है, नहीं बनाएगा। फास्फोरस नॉन मेटल है, नहीं बनाएगा। एंटीमोनी ये भी मेटलॉइड है, ये भी नहीं बनाएगा। बिस्मथ मेटल है, यही बनाएगा। तो इसलिए 185 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। मेटल विल फॉर्म द मेटालिक बॉन्ड्स, बाकी सब मेटलॉइड या नॉन मेटल है, नहीं बनाएंगे। 188 इंसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ग्रुप 16 एलिमेंट्स यूजुअली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ ग्रुप 15। बिल्कुल सही है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का, क्योंकि इसमें P3 है, P4 है, इसका हाफ फील्ड स्टेबल है। फास्फोरस सल्फर में किसका ज्यादा? फास्फोरस का, क्योंकि इसमें P3 है, इसमें P4 है, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होता है। ग्रुप 15 एलिमेंट हैव एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक। बिल्कुल सही है। इंसर्शन रीजन दोनों सही है और उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बोथ इंसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंसर्शन, इसलिए 188 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 191 ये कुछ कॉम्प्लेक्स गिवन है, ठीक है। 4 आउट ऑफ द अबव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विच टू रिप्रेजेंट द सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। देखो एक अभी सिस और ट्रांस तो शो ही नहीं कर सकता है, इसका पास एक ही पॉसिबल है, यही, इसके अलावा दूसरा कोई पॉसिबल इसके पास नहीं है। इसका कोई जीआई संभव नहीं है। MAA होल थ्राइस X प्लस, इसका कोई जीआई, बस एक ही जीआई पॉसिबल है। इसका जीआई जो बनेगा एक ही बनेगा, इसके अलावा दूसरा जीआई नहीं। हाँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव जरूर होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव जरूर होता है, लेकिन सिस और ट्रांस इसका संभव नहीं होता है। ऑप्टिकली एक्टिव सिस ट्रांस संभव नहीं है इसका। ये सिस और ट्रांस है, देखो इसमें N ए ट्रांस पोजिशन पे है, EN का है, और यहां पे Cl है, ये ट्रांस है। इसका सिस बना लो, तो सिस पे N EN का है, और यहां पे Cl ये सिस है। ये दोनों सिस और ट्रांस शो करेंगे, A एंड B। 4th ऑप्शन करेक्ट है। C और D कुछ नहीं शो करने वाले, सब गलत ऑप्शन है। A और B सिस और ट्रांस शो करेंगे, इसलिए 191 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 194 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विल बी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। पेंटिंग नहीं, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी है। देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ये है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल में ये वाला होता है। तो इसमें 2 केस बनता है, एक वीक फील्ड का है और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड एटम के न्यूक्लियस के पास आएगा, और एटम के न्यूक्लियस के जितना पास आएगा तो मेटल इलेक्ट्रॉन और लिगेंड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। वीक फील्ड लिगेंड मेटल को उतना पास आ नहीं पाते हैं, दूर से ही बॉन्ड लेंथ उनका थोड़ा बड़ा होता है, दूर से ही बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो उतना पास मेटल के नहीं आएंगे। तो मेटल इलेक्ट्रॉन और लिगेंड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम होगा। जब रिपल्सन कम होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी, इसका कम हो जाएगा। और पेयरिंग एनर्जी का एक कर्व ये वाला होता है, देखो ये पेयरिंग एनर्जी है। तो पेयरिंग जो एनर्जी कम होगा वही काम करेंगे हम लोग। अगर बाय द वे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन डालना है तो मुझे यहां भेजने के लिए इतना एनर्जी देना पड़ेगा। और पेयरिंग बाय द वे इसको मान लो कि यहां से लेके यहां तक 25 किलो जूल एनर्जी, और इसके लिए मात्र 20 किलो जूल देना पड़ रहा है। तो यहां से चौथा इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजने के लिए मुझे 25 किलो जूल देना पड़ेगा, और पेयरिंग करवाने के लिए मात्र 20 किलो जूल देना पड़ेगा। तो हम लोग जो कम एनर्जी वाला होगा वही काम करेंगे। लेकिन इसमें अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन बाय द वे 15 किलो जूल है, ये 20 किलो जूल तो था ही, इसे मान चुके हैं पेयरिंग एनर्जी वाला। तो 20 किलो जूल देके पेयरिंग करवाएंगे, 15 किलो जूल देके यहां भेज देंगे, तो हम लोग जो कम एनर्जी होगा वही काम करेंगे। तो इसमें पेयरिंग नहीं होता, इसलिए वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होता, क्योंकि वीक फील्ड में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। वीक फील्ड में
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होता है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो जाता है, पेयरिंग एनर्जी कम हो जाता है। तो क्या बोल रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी ग्रेटर। तो ग्रेटर किस में होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। ठीक है, तो Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, साइनाइड सल्फर डोनर एक वीक फील्ड लिगेंड है, कार्बोनिल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कार्बोनिल है, इसलिए इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा, पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगा। और सल्फर भी वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए इसका भी वीक फील्ड की तरह काम करेगा। तो 194 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बोनिल बीइंग द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इट हैज गॉट द हायर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 197 द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर इज। अच्छा, आईपेक नेम गिवन है, कुछ इसमें एलिमेंट का नाम गिवन। देखिए फिर से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एलिमेंट नंबर 101 से लेकर 118 तक का साइंटिस्ट के नाम पे एलिमेंट का नाम गिवन है, साइंटिस्ट के नाम पे एलिमेंट का नाम गिवन है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये भी क्वेश्चन एक बहुत अच्छा बनता है कि 4-5 एलिमेंट का नाम पूछ लेता है आपसे, नहीं तो दे देगा कि एक एन एलिमेंट जैसे सिबोर्जियम दे दिया है कि राइट डाउन द आईपेक नेम ऑफ सिबोर्जियम। तो सिबोर्जियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होगा तब ना, जैसे सिबोर्जियम का एटॉमिक नंबर 106 होता है, तो इसको पता होना चाहिए कि 106, तो इसको अननील हेक्सेनियम लिख सकते हैं। अब इसका सिबोर्जियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो आप नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए 101 से 118 तक साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे इसका एलिमेंट का नाम गिवन है, वो आपको याद होना चाहिए। वही मैच द फॉलोइंग है। निहोनियम, इसका 113 होता है निहोनियम का, अन ट्राइम बिल्कुल सही है। डार्मेस्टियम, डार्मेस्टियम का होता है 110 110, अन ये भी सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बोरियम 107, बोरियम का 107 होता है। अननील सेप्टियम बिल्कुल सही है। सिबोर्जियम का 106 होता है। अननील गलत है, ऑक्टिनियम नहीं, अननील हेक्सेनियम। अननील 108 हो गया ना, 108 हैसियम होता है, 108 कौन सा होता है? हैसियम, इसलिए गलत है। तो गलत ही पूछा है तो गलत 4 होगा। अननील ऑक्टिनियम, ऑक्टियम किसका है? हैसियम का। सिबोर्जियम किसका है? 106 का। अननील हेक्सियम होना चाहिए था, जो कि गलत है। तो 197 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 200 क्वेश्चन नंबर 200 द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। सिलिकॉन है, सोडियम है, फास्फोरस है, बेरिलियम है। देखो ये तो बेसिकली नॉन मेटल या मेटलॉइड है, सॉरी इसको नॉन मेटल में भी लिखो। सिलिकॉन को लोग लिखता है मेटलॉइड, लेकिन ये भी नॉन मेटल ही है। ये तो नॉन मेटल है ही, ये मेटल है और ये मेटल है, लेकिन बेरिलियम का साइज छोटा है, सोडियम का साइज बड़ा है। इलेक्ट्रॉन आसानी से सोडियम लूज करेगा, जो मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए सबसे अच्छा सोडियम मेटल होगा, उसके बाद बेरिलियम होगा। अब इस दोनों में बेसिकली नॉन मेटल है, नॉन मेटल, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत नॉन मेटालिक कैरेक्टर मेटलॉइड्स है, थोड़ा बहुत मेटलॉइड्स कैरेक्टर भी है, इसलिए इसमें मेटल आ जाता है। तो सिलिकॉन और उसके बाद फास्फोरस। तो सबसे ज्यादा सोडियम, देन बेरिलियम, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस। देख लीजिए सोडियम तो पहला ही, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, मात्र 4th, सोडियम, बेरिलियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो 200 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक question answer solution of this test. Thank you.